टॉपिक लिखिए सबको आज, स्कंदन मान। लिखो डाय देकर, किसी कोलाइडी विलयन में स्कंदन लाने के लिए, किसी कोलाइडी विलयन में स्कंदन लाने के लिए, किसी कोलाइडी विलयन में स्कंदन लाने के लिए आवश्यक किसी वैद्युत अपघट्य के, आवश्यक किसी वैद्युत अपघट्य के, आवश्यक किसी वैद्युत अपघट्य के न्यूनतम सांद्रण को, न्यूनतम सांद्रण को उसका स्कंदन मान कहते हैं, उसका स्कंदन मान कहते हैं, स्कंदन मान कहते हैं। देखो कहने का मतलब है ना कि किसी भी कोलाइडी विलयन में, सुनो, यदि किसी भी कोलाइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो उस कोलाइडी विलयन का स्कंदन शुरू हो जाता है। स्कंदन कहने का मतलब है कि कोलाइडी विलयन के जो कण है ना सब उसकी पेंदी में बैठना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो जितना मिलाने से उसका स्कंदन होने लगता है तो वही कहलाता है स्कंदन। मतलब वैद्युत अपघट्य का वह मात्रा जिसको मिलाने पर कोलाइडी का क्या कर देगा, वो स्कंदन करवा देगा, वही मान क्या कहलाता है, स्कंदन मान कहलाता है। अगला टॉपिक लिखिएगा आप, लिखिए टॉपिक है गोल्ड संख्या, गोल्ड संख्या, हाँ गोल्ड संख्या। देखो गोल्ड संख्या क्या होता है कि कोलाइडी विलयन को स्कंदन से बचाने के लिए, कोलाइडी विलयन को स्कंदन से बचाने के लिए उसमें जितना रक्षक कोलाइड मिलाया जाता है, यानी कि बाहर से कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जिससे उसका स्कंदन, तो वही उसका गोल्ड संख्या कहलाता है, ठीक ना। तो लिखिए गोल्ड नंबर में, किसी कोलाइडी सॉल को स्कंदित होने से बचाने के लिए, किसी कोलाइडी सॉल को स्कंदित होने से बचाने के लिए, किसी कोलाइडी सॉल को स्कंदित होने से बचाने के लिए उसमें जितना रक्षक कोलाइड मिलाने से, उसमें जितना रक्षक कोलाइड मिलाने से कोलाइडी विलयन का स्कंदन रुक जाता है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन रुक जाता है, रुक जाता है, तो उसे उस कोलाइडी का गोल्ड संख्या कहते हैं, तो उसे उस कोलाइडी का गोल्ड संख्या कहते हैं। गोल्ड संख्या कहते हैं, हो गया ना। एक लाइन छोड़ के लिखिए, कुछ कोलाइडी सॉल के गोल्ड संख्या की सारणी निम्नलिखित है, कुछ कोलाइडी सॉल के गोल्ड संख्या की सारणी निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, एक तरफ लिखिएगा पदार्थ और एक तरफ लिखिएगा गोल्ड संख्या। पदार्थ वाला में थोड़ा सा स्पेस गोल्ड संख्या में। चलिए पहला पदार्थ लिखिए जिलेटिन, जिलेटिन, इसका गोल्ड संख्या लिखिएगा
0.005 से 0.01। दूसरा लिखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका होता है 0.03 से 0.07। 0.03 से 0.07। देखो जैसे कि हम लोग के शरीर से जैसे रक्त बाहर निकलता है जम जाता थक्का ना, और शरीर में आता है तो नहीं जमता है। या ब्लड बैंक में भी देखिएगा ब्लड रखा रहता है तो नहीं जमता है। जैसे आप ब्लड निकाल के शीशी में रख दीजिएगा ऐसी ना तो जम जाएगा कुछ दिन के बाद, लेकिन वो सब रखता है तो नहीं जमता है, क्योंकि उसमें एक पदार्थ रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो ब्लड को स्कंदित नहीं होने देता, यानी कि उसमें से ठोस कण को नीचे बैठने, हम लोग ब्लड में ठोस कण होता है ना, RBC WBC करके, उसे को बैठने नहीं देगा, यानी कि स्कंदन नहीं होने देता है। तो जो बैठने नहीं देता है वो उसी का नाम कौन सी हीमो। यह हम लोग के शरीर में भी है, यही हीमोग्लोबिन उसको जमने नहीं देता है, शरीर में लगातार प्रवाहित रहेगा, लेकिन उसका ऑक्सीजन संपर्क करके जम जाएगा, इसलिए उसमें और हीमोग्लोबिन मिला के जमने से बचाया जाता है। तीसरा लिखिए सोडियम ओलिएट। सोडियम ओलिएट, हाँ, इसका होता है 0.4 से 1। सोडियम ओलिएट अचार उचार में लगाया जाता है। हाँ लिखो आगे। चौथा नंबर सोडियम केसिनेट। 0.01 इसका है मान। फिर इसके बाद लिखिए स्टार्च, इसका है 25। हाँ केवल 25 हो गया ना। चलिए अब लिखिएगा कोलाइड का संरक्षण। हाँ कोलाइड का संरक्षण मतलब कोलाइड को कैसे बचाया जा सकता है। तो लिखिए यदि कोई अस्थाई कार्बनिक कोलाइडिसॉल मेटल सॉल में डाला जाता है, तो मेटल सॉल में एक वैद्युत अपघट्य के मिलाने पर भी कोलाइडी विलयन का मत लिखिएगा, केवल कोलाइडी विलयन अस्कंदित होने से भी संरक्षित रहता है। कोलाइडी विलयन अस्कंदित होने से संरक्षित रहता है, जिसे कोलाइडी का संरक्षण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। कार्बनिक यौगिक जो कोलाइडी को अस्कंदित होने से बचाता है, कार्बनिक यौगिक जो कोलाइडी को अस्कंदित होने से बचाता है, उसे संरक्षी कोलाइड
या रक्षक कोलाइड कहते हैं। उसे संरक्षी कोलाइड या रक्षक कोलाइड कहते हैं। रक्षक कोलाइड कहते हैं। अब देखिए समझ लीजिए, जैसे कोई भी कोलाइडी विलयन होता है ना, तो कोलाइडी विलयन में यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दीजिएगा ना तो उसका स्कंदन हो जाएगा। कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य यानी कि जिसमें धनायन ऋणायन होता है उसको मिला दीजिए कोलाइडी विलयन में, तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाएगा। और जितना मिलाने से उसका स्कंदन हो जाता है तो वो कहलाता है स्कंदन मान। तो कोलाइडी विलयन को स्कंदन से बचाने के लिए, जैसे ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय के बाद स्कंदन हो जाता है बहुत सारा कोलाइडी विलयन कुछ कण, लेकिन ऐसा चाहते हैं कि कोलाइडी विलयन स्कंदित नहीं हो, लंबे समय तक कोलाइडी विलयन के फॉर्म में रहे, तो उसके लिए हम लोग बाहर से उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जो होता है सहसंयोजक होता है, आयनिक। तो कार्बनिक यौगिक मिला देने से उसका स्कंदन रुक जाता है, ठीक ना। तो जितना मिलाने से स्कंदन रुक जाता है वही उसका गोल संख्या कहलाता है, गोल संख्या। कार्बनिक यौगिक जिसको कोलाइडी विलयन में मिलाते हैं स्कंदन को रोक देता है तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है रक्षक कोलाइड। रक्षक कोलाइड जो कोलाइड को स्कंदित होने से रोकता है। तो देखिए, तो ये सब जो आपको लिखाए हैं जिलेटिन चाहे स्टार्च, ये सब आयनिक है कि कार्बनिक है? ये सब जीव जंतु में पाए जाना है ना। हीमोग्लोबिन है तो वो कार्बनिक है, जिलेटिन है वो भी कार्बनिक है, ठीक ना। चलिए अब टॉपिक लिखिएगा आप लोग, जेल। जेल लिखिए, वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ, वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में, एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में, एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है। वितरित मतलब बटा हुआ रहता है, वितरित रहता है जिसे जेल कहते हैं। हाँ, जेल कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिखिएगा, जैसे इसमें ठोस जो होता है ना, इसमें ठोस होता है परिक्षेपण माध्यम और द्रव होता है परिक्षेपित कला, यानी कि ठोस में द्रव जो है सोख लिया जाता है। जैसे इला पनिया में देखे हैं ना, डालते हम लोग जो रंगीन दिखाई देता है घर सजाने के लिए, शीशा उसा हम रखते हैं, तो उसमें पनिया का सोख लेता हूँ ना, तो उधर ठोस हुआ द्रव के सोख लिया, तो ठोस हो जाता है परिक्षेपण माध्यम, द्रव होता है, तो वही कहलाता है आपका जेल, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल हलवा भी ले सकते हैं, क्योंकि हलवा देखते हैं सारा पानी क्या करता है, सोख लेता है, तो हलवा भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। दूसरे शब्दों में लिखिए, वैसा कोलाइडी विलयन, वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित कला द्रव, जिसमें परिक्षेपित कला द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित कला द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, उसे जेल कहते हैं। वैसा कोलाइडी विलयन जैसे परिक्षेपित कला द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, उसे जेल कहते हैं। हो गया ना। चलिए, ये तो कहानी अगर खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक लिखिए,
कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। देखिए क्या कृत्रिम वर्षा होता क्या है, जैसे कि मतलब कि अपने इच्छा से वर्षा कराना। तो अपने इच्छा से वर्षा कराना मतलब ये नहीं कि पानी ले लिए या पाइप से, वो नहीं। वर्षा का मतलब कि बूंद जो है कहाँ से गिरे, तो उसके लिए बादल का होना सबसे आवश्यक है। क्योंकि बिना बादल के वर्षा कैसे होगा, बिन बादल बरसात तक होगा तो प्रकृति के नियम बिगड़ जाएगा। तो होता क्या है ना कि से मान लीजिए कि बादल जब हमारे इलाके में हो, बादल हमारे इलाका में हो, तो हम लोग जानते हैं कि बादल जो है जल के बूंदों से बना होता है, और उसमें धनायन भी होते हैं ऋणायन भी होते हैं। क्योंकि जल जो अणु परमाणुओं से बना हुआ है, तो बादल जो है वो भी अणु परमाणु से बना हुआ है, और उसमें धनावेशित कण भी होता है और ऋणावेशित कण भी होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विपरीत कण जो समान कण होते हैं आवेश में, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और उसमें दोनों है, धन आवेश भी है ऋण आवेश भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से ले जा करके जहाज के द्वारा बादल के ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर से आवेशित धूल कणों का छिड़काव कर देते हैं उस पर, आवेशित धूल कणों का बादल के ऊपर। तो उसका स्कंदन होने लगता है, स्कंदन होता है तो सब बूंद टप टप नीचे चुना। ये हो गया कृत्रिम वर्षा, लेकिन तो महंगा पड़ेगा। लेकिन यही कि बारिश जब मन तब अपन मर्जी से करवा लें, खाली देखे बादल जहाज चालू करो। वैसे तो हम लोग के किसान के बात नहीं है, उसके लिए किसान अमीर होगा तब जहाज वाला। जैसे अमेरिका में अमीर किसान है, वो सब चाहेगा तो जब मन तब देखेगा बादल, कृत्रिम वर्षा करा सकता है। खाली कुछ करना है, आवेशित धूल कण या आवेश को ले जाके बादल के ऊपर छिड़काव करना है। उसके बाद उसमें प्रतिकर्षण कारण बूंद जो है सब पानी के बूंद सब चुना शुरू करता है, कृत्रिम वर्षा हो गया। तो लिखिए धूल कण, आखिर आदमी किया होगा तबे न पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं किया होगा पढ़। चलो लिखो था। बादल आकाश में से खुद से वर्षा होता है, हर समय थोड़ी है। लिखो जब किसी द्रव को, नहीं गलती, रुक जाओ, ऐसे लिखना है ना कृत्रिम वर्षा। लिखिए जहाज की सहायता से विपरीत आवेश वाले धूल या रेत के कणों को, जहाज की सहायता से विपरीत आवेश वाले धूल या रेत के कणों को बादलों के ऊपर छिड़काव करने से जहाज की सहायता से विपरीत आवेश वाले धूल या रेत कणों को बादलों के ऊपर छिड़काव करने से वर्षा होने लगती है। इसका कारण यह है कि बादल में कोलाइडी कण आवेशहीन होकर और स्कंदित होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है, जिसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं।